नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत को क्या कोई स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है। और कॉन्टेक्स्ट यही है कि आप लोगों ने देखा होगा यूएस के ऑपरेशन को, जो रिसेंटली किया गया है, और उसमें B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का यूज़ किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या भारत को किसी किस्म की B2 स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है। और इस हाइपोथेसिस को के फेवर में और अगेंस्ट में दो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें जो मेजर मीडिया का क्लटर है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है प्लेटफॉर्म पे। सो पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने देखा होगा कि जो एक कोर फोकस था वो उस बंकर बस्टर के ऊपर भी था। सो हम दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जहाँ पे हम ये फोकस करेंगे कि अगर तो हमें स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है तो वो कैसा हो सकता है और कहाँ कहाँ डिप्लॉय हो सकता है और किन किन सिनेरियोज़ में डिप्लॉय हो सकता है। और सेकंड ये है कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस टाइप के एम्यूनिशंस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस टाइप का बॉम्बर डिप्लॉय करने वाले हैं, सो इट बिकम्स नेसेसरी कि हम उसके लिए जो बहुत पर्टिकुलर एम्यूनेशंस है, बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, वो डेवलप करें। क्योंकि एज वी ऑल नो कि ये जो बॉम्बर्स होते हैं वो साइज़ में आपके आपके दूसरे जेट से बहुत बड़े होते हैं। और उनको अगर उनको कहीं हमें भेजना ही है और उनको मिशन पे डिप्लॉय करना ही है, सो दे वर्क एज द टिप ऑफ द स्पीयर। और उनका काम जो होता है द मतलब फाइनल ब्लो, या फिर ऐसा ब्लो हो कि जो आपका बैटल सिनेरियो है वो पूरी तरह चेंज हो जाए। और इस केस में अमेरिका का क्या इम्पैक्ट रहा है, ऑपरेशन का कितना सक्सेस रहा है नहीं रहा है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और उसका सही में यही मापदंड होगा कि उन जिस पे ये ऑपरेशन किया गया है वो अपने प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करता रहेगा या नहीं। सो इट डज़ नॉट मैटर इवेंचुअली कि आपने क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, कौन सा हाई टेक चीज़ यूज़ किया है। बट दी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। अगर दी मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, दी मोस्ट एडवांस एमिनेशंस को यूज़ करके भी आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे हैं, लाइक इन अफ़गानिस्तान, लाइक इन वियतनाम, देन मेरे ख्याल से इट्स देन वी शुड कंसिडर कि हमें नॉट जस्ट कि प्लेटफॉर्म पे ध्यान दें, हमें अपने ओवरऑल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को भी डेवलप करना होगा, सो दैट दीज सिस्टम्स कैन बी यूज़ अप्रोप्रिएटली टू कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम प्रॉपरली इनको यूज़ कर सके। इन केस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि कैसे हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे वो सुखोई 30s थे, चाहे वो रफाल्स थे, और या फिर उन पे लगने वाले जो मेजर प्लेटफॉर्म्स थे, ब्रह्मोस हो, स्कैल्प हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका जो जिस प्रिसीशन के साथ, और सिर्फ प्रिसीशन नहीं, उनको जिस तरीके से और जहाँ पे डिप्लॉय किया गया, उसने ओवरऑल जो बैटल सीन था उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। और इसलिए मैंने जब कहा शुरू में कि क्या हमको एक स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है या नहीं, और इसके फेवर में और अगेंस्ट में मैं एक केस प्रेजेंट करूँगा, तो यही कारण था कि इट डज़ नॉट ऑलवेज मैटर कि हमारे पास सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हो। मैं इसी इसका मतलब उल्टा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, हम मिग 21 से काम चलाए। बट मोर और लेस एक बैलेंस रहना ज़रूरी है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ना भी हो, सो टैक्टिक्स कैन बी
डिप्लॉयड अराउंड इट। सो अगर मैं डिस्कस करूं कि अगर मैं धीरे धीरे इसमें डेल्व करता हूं कि हमें एक स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत क्यों है। सो देखिए कि हमने अभी रिसेंटली देखा हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि फर्स्ट डे या फिर डे वन जब 6 या 7 तारीख की रात को हमने 9 टारगेट्स को एंगेज किया पाकिस्तान में। सो हमें वहाँ पे कुछ इश्यूज झेलने पड़े और वो इश्यूज थे कि पॉसिबली लॉस ऑफ एयर फ्रेम्स ऑन आवर साइड। और ये पहली बात तो उसका सबसे बड़ा चीज़ था कि हमने प्रॉपरली एक सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस नहीं किया, या फिर DAD SEAD दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑपरेशंस नहीं किए, और उसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। एंड दैट पुशेस अस टू द फैक्ट कि क्या हमें 4.5 जनरेशन के ऊपर के प्लेटफॉर्म्स चाहिए, तो उसका आंसर डेफिनेटली यस है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जो नेचुरल सक्सेशन है इस डिस्कशन का कि हमें जेट्स चाहिए। सो जेट्स क्यों चाहिए? सो पहली बात तो ये इकोनॉमिकली बेटर है और मोर डायनामिक है देन अ बॉम्बर। बहुत ज़्यादा टाइप्स के एमिनेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बॉम्बर के कंपैरिजन में बहुत रिलेटिवली कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं। और उसके बाद मल्टी रोल्ड इनको मल्टी रोल्ड एसेट्स है, ग्राउंड रोल्स में यूज़ कर सकते हैं, एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस के रोल में यूज़ कर सकते हैं। सो ये डायनामिक है, सो दे गिव यू मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑन दी अदर हैंड जो आपका जो एक बॉम्बर है वो मोस्टली आपका एयर डोमिनेंस और एयर टू एयर रोल्स में यूज़ नहीं होता है, और इसलिए इसके साथ एक पूरा एक तो या तो ये बहुत हाइट पे उड़ता है, और अगर मान लो उनको एक प्रॉपरली डिफेंडेड एरिया में जाना है तो वहाँ पे ऑलरेडी सीड या डीड ऑपरेशन हो चुका होता है, या फिर इनके साथ अपना एक पूरा का पूरा एयर डोमिनेंस फाइटर का एस्कॉर्ट रहता है। तो इन एनी केस ये एयर टू एयर रोल और एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियरिटी के रूल में नहीं जा सकता है। और इसलिए जब हम देखते हैं चाइना का जो J-36 है, उसका जो ओवरऑल प्लान फॉर्म है, ओवरऑल जो उसके डिज़ाइन चॉइसेस है, उसको देख के ये लगता है कि उन्होंने इसको एक तो इसमें 3 इंजन्स दिए हैं, प्लस उसके जो इनटेक्स है वो ऐसा मतलब एक प्रॉपर एयर सुपीरियरिटी फाइटर की तरह उसके इंटेक्स बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग द वेरी यूनिक ओवर द फ्यूजलाज वाला इंटेक। सो और उस पे 3 इंजन्स है, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ थ्रस्ट। सो जो पहला इनटेक बहुत अच्छा खासा थ्रस्ट, मैं मानता हूँ कि उसका इंजन अभी भी उतना ज़्यादा 6th जनरेशन का नहीं है, और उसी को ऑगमेंट करने के लिए शायद उन्होंने 3 इंजन्स यूज़ किए हैं टू गेट देम द रिक्वायर्ड थ्रस्ट टू मेक इट अ प्रॉपर एटलीस्ट गुड एयर टू एयर फाइटर। सो मेरे ख्याल से अगर भारत को किसी टाइप का बॉम्बर कंसिडर करना है तो वो B-2 के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर B-2 का हम रोल समझे तो वो बनाया ही गया है एक US की रिक्वायरमेंट, जहाँ पे उन्होंने पूरे दुनिया को सेंट्रल या कमांड्स में बांट रखा है, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। ये इसका प्राइमरी रोल होगा कि ये एट अ सिंगल गो कॉन्टिनेंट्स टू कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर सके, वहाँ पे अपना ऑपरेशन पूरा करे, बीच में अपना रिफ्यूलिंग जितना भी हो करे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स बाय लैंडिंग ऑन अदर बेसिस। सो हवा में रह के सारा काम करे और प्रोलॉन्ग टाइम तक, मे बी 40 to 60 आवर्स तक, एंड वापस लौट के आ जाए। सो उसको ध्यान में रखते हुए ये इतना बड़ा हो चुका है, पहला तो उसको बहुत फ्यूल कैरी करना पड़ता है क्यों, और दूसरा तो उसका अपना एक हैवी
पेलोड या फिर हाँ पेलोड तो है ही सही। सो हमें इतने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम साइज़ हमें अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो इट विल बी मच स्मॉलर दैन दी B2 स्पिरिट। और उस हिसाब से अगर हम J36 को भी देखें तो उसका भी साइज़ B2 के साइज़ का नहीं है। और हालांकि उनका अपना चाइना का अपना एक स्टेल्थ बॉम्बर प्रोग्राम है, आई थिंक उसको H-20 कहते हैं। सो इन एनी केस जो फ़िलहाल का जो उनका प्राइमरी 6 जेन फाइटर जेट प्रोटोटाइप है, सो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे वो उसे एक लॉन्ग रेंज या फिर मैं जब लॉन्ग रेंज कह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे B2 की तरह आपको कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल करना है, तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि चाइना J36 को जो है वो एक इंटर कॉन्टिनेंट ट्रैवल करने वाला एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि वो इन अ सिंगल को चाइना का लेंथ एंड ब्रेड्थ पॉसिबली कवर कर लेगा, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक दी J36 का डिज़ाइन फिलोसॉफी इज़ ऑल अबाउट। हालांकि उनके इंटर कॉन्टिनेंट के लिए उनका अपना बॉम्बर प्रोग्राम है। सो ऑन द सेम लाइंस आई थिंक भारत का भी जो बॉम्बर का ओवरऑल साइज़ भी होगा तो वो उसी साइज़ के अराउंड ही रहेगा। मे भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कंसिडरिंग कि मैं जो आगे डिस्कस करूँगा कि हमें ये तो एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि उसमें जो पेलोड हो चाहे वो हमारे 3 प्राइमरी एयर टू ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो आने वाले टाइम में या फिर बहुत रीसेंट टाइम्स में ही निर्भय मिसाइल्स हो, चाहे वो रुद्रम सीरीज़ के मिसाइल्स हो या फिर चाहे वो गौरव सीरीज़ के गाइडेड बॉम्ब्स हो। सो उनके इन फैमिली की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका एग्जिस्टिंग वर्जन अगर हम इस टाइप का बॉम्बर बनाते हैं तो हमें इन सारे चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो निर्भय हो, चाहे वो गौरव प्लेटफॉर्म हो, इन इनके वेरिएंट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो वेरी पर्टिकुलरली आपके हमारे इंडियन स्टेल्थ बॉम्बर में फिट हो। नाउ कमिंग टू, हमने ये डिस्कस किया उसका साइज़ कैसा हो सकता है, उसकी जो लोड आउट कैपेबिलिटी है वो कैसी हो सकती है। नीडलेस टू से कि इस प्लेटफॉर्म में जो एवियोनिक्स चाहे वो जो रेडार होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, चूँकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, इसके पास इंजन्स भी अच्छे होंगे, उस पर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें फेयरली अच्छे कैपेबिलिटी के रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और इन सर्टेन केसेस हम ये भी मान के चल सकते हैं ये कोई एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियोरिटी फाइटर नहीं होगा, तो इट मेक्स सेंस टू हैव अ वेरी रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। बाय रोबस्ट मीन्स आपके नॉर्मल जेट जो कि जैसे आपका डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट होता है, जैसे E-18 ग्राउलर या फिर रीसेंट टाइम्स में एक J16 यानी कि चाइना का सुखोई 30 का कॉपी, उस पे बेस्ड एक उनका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक एयरक्राफ्ट है, उनसे भी बेहतर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन जब हम बॉम्बर की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट केसेस में हम एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस नहीं देख रहे हैं। और जब मैं ये प्रोजेक्ट देखता हूँ, इसकी टाइमलाइंस की अगर बात करें तो आई डोंट सी एनी टाइमलाइंस, बट दिस इज़ अगेन ए हाइपोथेसिस और हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे मैं बात कर रहा हूँ, दैट कैन बी ओनली टेकन अगर हम टाइम पे हमारा AMCA प्रोग्राम कंप्लीट कर पाते हैं। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसकी एंट्री के लिए जो अप्रोप्रिएट एयर स्पेस होगा वो विदाउट AMCA
के डिप्लॉय हुए बिना मैं नहीं देखता हूँ, वरना जिस किस्म का एयर डिफेंस तिब्बत में है, जो कि चाइना का अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है। हालांकि यहाँ पे जो मोस्ट एनालिस्ट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट इफ़ यू हैव अ डिटेल्ड लुक कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कैसी है, वहाँ पे रेडार साइट्स के फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट इमेजेस और ईडब्ल्यू इमेजेस को आप देखेंगे, सो आपको समझ में आएगा इट इज़ फेयरली गुड। और वहाँ पे आप पाकिस्तान की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत ही डिफरेंट रहेगी और वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू देयर एयर स्पेस, इट बेटर बी अ 5th जनरेशन फाइटर। वहाँ पे रफ़ाल भी थोड़ा स्ट्रगल करेगा। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान का मोर और लेस एंटायर रीजन हमारे जो भी अवेलेबल एयर टू ग्राउंड एम्यूनेशंस है उसके रेंज में आ जाते हैं। बट चाइना के केस में या फिर तिब्बत के केस में वो नहीं है, वहाँ पे रेंजेस ज़्यादा है। वो एरिया हाई ऑल्टीट्यूड में आता है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की अपनी एफिशिएंसी के इश्यूज रहते हैं। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर बेसेस है वो एवरेज सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। सो जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में चीज़ों की बात करते हैं तो हमें कुछ केसेस में या फिर बहुत सारे केसेस में जो परफॉर्मेंस है मशीन की वो डिग्रेड होती दिखेगी। और इसलिए ज़रूरी होगा कि उस सिनेरियो में हमारे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ हो, चाहे वो हमारे जेट्स हो, चाहे वो हमारे एम्यूनेशंस हो, वो टॉप ऑफ द लाइन हो। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी अगर हमें जब भी वहाँ पे एंट्री लेने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें मिनिमम पॉसिबल एयर फ्रेम लूज़ किए अपना मिशन करना है, सो एक 5th जनरेशन फाइटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेजेंट में हम या फिर हमारी एयरफोर्स ये नहीं कर सकती। आई एम 100% श्योर दे विल हैव सम टैक्टिक्स इन प्लेस जिसकी वजह से वो अंदर जा सकते हैं विद आवर रफाल्स और सुखोइस और वट एवर इज़ डिप्लॉयड देयर, और कुछ ना कुछ वहाँ पे सब्सटेंशियल ऑपरेशन कर सकते हैं। बट जब मैं कह रहा हूँ कि 5th जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, सो उसका मतलब यही है कि हम वहाँ पे मोर और लेस बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सके विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। बट इन केस ऑफ सुखोइज एंड रफाल्स, आई थिंक डजेंट मैटर कि उनके ऊपर कितने ही एडवांस ईडब्ल्यू सूट्स हो, वो इनहेरेंटली उनका शेप जो है या फिर उनका ओवरऑल एवियोनिक्स भी जो है फ़िलहाल अगर रिलेवेंट है ठीक है, बट डाउन 10-15 ईयर्स उनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वेयर AMCA एंड दी हाइपोथेटिकल बॉम्बर आई एम टॉकिंग अबाउट कम्स इन। तो वहाँ के जो क्रिटिकल एयर बेसिस तिब्बत में जो एयर बेसिस है, वहाँ पे अगर आपको टारगेट करना है, कुछ की रीजन्स में और भी ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको टारगेटिंग करनी है विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड इवन बिफोर फ्लाइंग। सो वहाँ पे ऐसा हम सिस्टम बना सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक स्टेल्थ बॉम्बर की, जो हो सकता है कि सदर्न इंडिया के किसी पार्ट से डिप्लॉय हो, वहाँ से टेक ऑफ करे, और मे बी वेस्टर्न इंडिया या फिर इन द रीजन ऑफ पंजाब या फिर समवेयर वेरी टूवर्ड्स द वेस्ट, नॉट जहाँ पे चाइना और पाकिस्तानी रेडार्स का ब्लाइंड स्पॉट हो, वहाँ से एक एम्यूनेशन लॉन्च कर सके और वो फ्रीली और बहुत ही फ्रीली विदाउट एनी टेंशन ऑफ रेंज आपके अच्छे खासे रेंज को ट्रैवल करके चाइना के या फिर हाँ तिब्बत के टारगेट्स को टारगेट कर सके। सो उस केस में इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉट जस्ट द प्लेटफॉर्म में क्या क्या एम्यूनेशंस हैं वो मैटर करेंगे। और इस केस में जब मैंने जो आपको सिनेरियो बताया जहाँ पे सदर्न इंडिया से कुछ जहाँ से सदर्न इंडिया से टेक ऑफ होता है एंड यू डिप्लॉय लेट्स से ब्रह्मोस लॉन्ग वेरी लॉन्ग रेंज वेरिएंट,
एंड वो ज़्यादा एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट मे बी ब्रह्मोस 2 वो टिबेट तक जा सकता है फ्रॉम फ्लाइंग फ्रॉम बीइंग डिप्लॉयड फ्रॉम समवेयर above the skies of मध्य प्रदेश और एनी सेफ प्लेस जहाँ पे चाइनीज़ और पाकिस्तानी रेलेवेंट रेडार्स का ब्लाइंड स्पॉट हो. सो this is the case in case of the landmass. Again, these platforms, these stealth bombers can be deployed at the Andaman and Nicobar Island, in the and in the हमारे लक्षद्वीप के आसपास जितने भी नेवी के आइलैंड्स हैं, अगर वहाँ पे रेलेवेंट बेसिस है तो, या फिर उतने फ्रंट लाइन में ना भी करें, चूँकि मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़े से बड़े होंगे, सुखोई 30 MKI के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होंगे, या फिर लेट्स से 25 to 33%, 35% लार्जर. सो हम थोड़ा सा पीछे भी डिप्लॉय कर सकते हैं टू क्रिएट सब्सटैंशियल प्रेशर ऑन दी चोक पॉइंट्स फॉर चाइना और फॉर पाकिस्तान टू. सो अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे या फिर वेस्टर्न रीजन में डिप्लॉयड है, इट विल बी अ हेडेक फॉर द पाकिस्तानीज, बट मेरा फोकस उन पे ज़्यादा है नहीं. सो इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, हॉर्मोस, इन दोनों स्टेट्स में और भी एक दो क्रिटिकल स्टेट्स है जहाँ जिसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. और चूँकि उस रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ क्रिटिकल हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि एक नया पोर्ट है और पॉसिबली आने वाले समय में एक ऑयल रिफाइनरी या फिर ऑयल रिज़र्व जो है वो आएगा. सो आई सी देम एज वेरी क्रिटिकल रिजर्व्स या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया. तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके के एसेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. नाउ इसका पॉसिबल इंजन कौन सा हो सकता है? आई विल से क्या नहीं हो सकता है. लेट्स स्टे अवे फ्रॉम द अमेरिकन इंजन्स. उसके अलावा कावेरी आई एम नॉट सो श्योर. अगर हम 10-15 ईयर्स की लाइन में बात कर रहे हैं सो देन इट कैन बी, बट अगर किसी को नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ये काम स्टार्ट करना ही है, देन वी कैन टॉक अबाउट द AL-31 इंजन. और उसके जो ये बॉम्बर होगा उसमें हम 3 से 4 का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मे बी 3 लाइक द चाइनीज़. और इस AL-31 आई एम प्रेफरिंग इज बिकॉज वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट इन इंडिया. सो सप्लाई चेन का जो इशू है वो मेरे ख्याल से एक इशू नहीं रहेगा कि कल को किसी ने सप्लाई बंद कर दी और 4 साल यहाँ पे प्रोजेक्ट डिले हो गया. सो एटलीस्ट इंजन की सप्लाई की वजह से तो डिले नहीं होगा. सो दिस वाज द लास्ट पार्ट जहाँ पे मैंने आपको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि शायद इस ऐसे बॉम्बर्स की ज़रूरत है. दी नेक्स्ट पार्ट इज़ कि क्यों ऐसे बॉम्बर्स की ज़रूरत नहीं है. मैं इसमें मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है कि क्यों नहीं है, बट रादर ये कमेंट्री है हमारे इन एक्शंस की वजह से नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भी इवन इनिशिएट भी किए जाते हैं, इनका फाइनल क्लियरेंस विच इज़ द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंस आते आते बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत आलस हो चुका होता है, बहुत पानी बह चुका होता है. वो इतने देर के बाद आते हैं कि वो टेक्नोलॉजी, वो टेक या फिर उससे रिलेटेड जो और भी ज़्यादा और भी कंपोनेंट लेवल की टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती है कि वो इरेलेवेंट हो जाती है. सो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज आई सी a very good need for a stealth bomber in our air force, and that is it. आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आपको कुछ और ओपिनियंस है इस मैटर पर तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं. तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, नमस्कार.